हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पियाजे का ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या इसको बोल देते हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इसके अंदर से क्वेश्चन है जो वो पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं। इस थ्योरी में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे, आज हम इस वीडियो में उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस थ्योरी के मैंने जो भी क्वेश्चन डाले हैं उनके 4 ऑप्शन नहीं डाले, क्योंकि ये मैंने जो क्वेश्चन बनाया है उसका सिर्फ आंसर ही यहाँ पर लिखा है, और इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पर हम अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके और भी नाम हैं, एक है पियाजे का ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजे का बुद्धि सिद्धांत, या पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी इसको हम बोल देते हैं। तो ये सारे ही नाम आप याद कर लेना, क्या पता पेपर के ऑप्शन में कौन सा आपको दिया हुआ मिल जाए। उसके बाद है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है ये मानव की बुद्धि से संबंधित है, यानी मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से। उसके बाद है पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है, यानी बच्चे का जब विकास होता है वो किस उम्र में होता है या फिर किस एज में होता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपके बचपन में, चाइल्डहुड के अंदर। इसमें बताया कि पियाजे जो कहता है कि उसका विकास जो है चाइल्डहुड के अंदर हो जाता है, ज़्यादातर विकास। उसके बाद है पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर एक नाम और दिया हुआ है, विकास अवस्था सिद्धांत। अब मैंने इसके और नाम भी बताए थे, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजे का बुद्धि सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये सारे ही नाम हैं, आप इनको याद कर लेना। उसके बाद है, यह सिद्धांत किसकी प्रकृति के बारे में बताता है? ये जो सिद्धांत है वो ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताता है कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा तथा उसका उपयोग कैसे होता है। उसके बाद है विकासात्मक सिद्धांत क्या है? देखो जैसे अभी नाम आया था विकास अवस्था सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन को पलट के ही पूछ सकता है कि विकासात्मक सिद्धांत क्या है? तो ये क्या है? पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। उसके बाद है, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती हैं। आगे अवस्थाओं के नाम भी मैंने लिख रखे हैं। जो पियाजे ने इस थ्योरी के अंदर इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 भागों में बांटा था। ये थी, सबसे पहली है संवेदी पेशीय अवस्था। ये इसको सेंसर मोटर बोल देते हैं। हिंदी में इसका एक नाम और है, इसको बोल देते हैं हम ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था। इसका आप दोनों ही नाम याद कर लेना, और एक बार इंग्लिश में भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में तो इसको ऐसे ही लिखा हुआ होगा, हिंदी में नाम चेंज कर देते हैं। तो ये होती है आपकी 0 से 2 वर्ष तक। उसके बाद है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये होती है आपकी प्री ऑपरेशनल। इसको हम 2 से 7 वर्ष तक इसके अंदर आयु ऐड की जाती है। उसके बाद है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे जो मैंने सी ऑप्शन अमूर्त लिखा हुआ है थोड़ा सा गलत हो गया, जो डी ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये सी ऑप्शन पे आ जाएगा, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये हो जाएगी आपकी 7 से 11 वर्ष। और जो आपकी 4th अवस्था है वो आ जाएगी आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी बोल देते हैं। ये हो जाएगी आपकी 11 से 18 वर्ष तक। इसमें आयु में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, जैसे 7 से 11 वर्ष है जो यहाँ पर 7 से 12 वर्ष हो सकता है। और जो अमूर्त से क्रियात्मक अवस्था है यानी फॉर्मल ऑपरेशनल, तो ये हो जाएगी आपकी 12 से 18 वर्ष। थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है पेपर में, बाकी एज इट इज़ ऐसे ही मिलेगा। तो आपकी जो संवेदी पेशीय अवस्था या ज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है, इसमें बच्चा क्या करता है? गामक क्रियाएं यानी मोटर डेवलपमेंट यहाँ पर होती है। इसमें मतलब बच्चा शारीरिक कार्य करता है, शारीरिक अनुभव या फिर कोई भी कार्य करना यहाँ पर सीखता है। और पूर्व क्रियात्मक अवस्था के अंदर ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड उसका विकास होता है,
और मूर्त क्रियात्मक अवस्था के अंदर मूर्त अवस्था होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने उपलब्ध हों और उनके प्रति वो कोई क्रिया करे। उसके बाद है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन। इसके अंदर बच्चा क्या करता है, चिंतन की अवस्था होती है ये, इसके अंदर चिंतन का विकास होता है, यानी समस्याओं के समाधान की या फिर जो अमूर्त चीज़ें होती हैं उनके बारे में वो समाधान करता है। उसके बाद है हमारा संवेदी पेशीय अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है। इसने जो फर्स्ट स्टेज थी हमारी उसको 6 भागों में बांटा है। ये नाम भी दिए हुए हैं इसके, ये नाम आपको हिंदी में मतलब बदल के भी दे सकता है। यहाँ पर है सक्रिया अवस्था, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण सिकमेटा की समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था और मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। इसके और भी नाम है जैसे जिज्ञासा की उत्पत्ति, अनुकरण की उत्पत्ति, वस्तु का स्थायित्व, व्यवहारिक बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय गामक समाधान। इनके अलग अलग नाम हैं। ज्ञानेंद्रिय गामक क्रियाओं का समन्वय, तो वो आप इनको अलग अलग नामों से भी याद कर लेना। उसके बाद है पूर्व सक्रिय अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। यानी जो हमारी सेकंड अवस्था है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, उसको पियाजे ने 2 अवस्थाओं में कन्वर्ट कर दिया था। ये थी हमारी पूर्व प्रत्यात्मक काल यानी 2 से 4 वर्ष, और अंत प्रत्यात्मक काल या इसको उत्तर प्रत्यात्मक काल भी बोल देते हैं, ये आपकी 4 से 7 वर्ष हो जाएगी। जैसे पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष में होती है, और इसने इसको आगे भी 2 भागों में डिवाइड किया, एक है 2 से 4 वर्ष और दूसरी है 4 से 7 वर्ष। उसके बाद है इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट होती है, बच्चा एडजस्टमेंट करना सीखता है, वो किसके साथ सीखता है, पर्यावरण के साथ। उसके बाद है तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। जो तार्किक चिंतन होता है मैंने बताया था अभी, जो अमूर्त होती है, मूर्त से क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक भी उसको बोल देते हैं, तो वो उसके अंदर के बच्चा क्या करता है, चिंतन करना सीख जाता है। यानी तार्किक चिंतन की अवस्था, औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक। उसके बाद है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों को महत्वपूर्ण माना है। तो वो आपके संगठन व अनुकूलन यानी एडजस्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर मेन रोल है इनका। उसके बाद है संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बच्चे को आंतरिक रूप से, इंटरनली रूप से उसको प्रभावित करती हैं। उसके बाद है व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है, ये अनुकूलन। देखो यहाँ पर जो 2 चीज़ें प्रभावित करती थी, संगठन और अनुकूलन। जो संगठन था वो आंतरिक रूप से प्रभावित करता है इंटरनली, और एक्सटर्नली जो प्रभावित करता है वो आपका अनुकूलन, एडजस्टमेंट है। उसके बाद है समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। समस्या समाधान जब हम करने लग जाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि चिंतन की अवस्था जो होती है उसमें हम समस्याओं को अपने आप भी सोल्व करना सीख जाते हैं। तो ये हमारी अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था को हम समस्या समाधान की अवस्था भी बोल देते हैं। उसके बाद है बुद्धि में विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह व एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य किससे है। तो देखो जब ये चीज़ें संगठित हो गई, यहाँ वर्ड आ गया प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह व तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपका संगठन से, ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद है जीन पियाजे कौन थे। जो जीन पियाजे हैं वो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं। इनको जीव वैज्ञानिक भी बोला जाता है, तो यहाँ पर नाम चेंज हो सकता है थोड़ा, आप देख लेना। उसके बाद है जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था। ये हुआ था 9 अगस्त 1896 में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 16 सितंबर 1980, यानी 84 की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है जीन पियाजे की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था।
क्यों प्रसिद्ध हुए थे ये? क्योंकि इन्होंने जो बचपन के विकास पर कार्य किया था, यानी बाल विकास पर किया गया कार्य इनकी प्रसिद्धि का क्या था? प्रमुख कारण था। आगे है, पियाजे के सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? जो ये सिद्धांत है ये खोज पद्धति से सीखने पर बल देता है, यानी बच्चा अपने आप चीज़ों को खोजेगा तो ही वो चीज़ें सीख सकता है। उसके बाद है, बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं? वो करते हैं तुरंत न्याय के ऊपर विश्वास करते हैं। उसके बाद है, जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था? उसने किया था 4 से 12 वर्ष के बच्चों के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन किया था और उनका इंटरव्यू लिया था। उसके बाद है, पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? वो करते हैं स्वतंत्रता आधारित नैतिकता, यानी वो मतलब किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते या अपने आप ही डिसीजन लेना चाहते हैं, वो क्या होता है? स्वतंत्रता आधारित नैतिकता। उसके बाद है, पियाजे की आधारभूत धारणाएं। जो पियाजे ने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था वो उसको 4 भागों में बांटा था। पहली थी हमारी स्कीमा, दूसरी है आत्मीकरण एसिमिलेशन, तीसरी है समायोजन अकोमोडेशन और चौथी है हमारी संतुलीकरण इक्विलिब्रेशन। स्कीमा में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का जो वस्तुएं या फिर व्यक्ति हो गया या उसका जीवन की परिस्थितियों के साथ व्यवहार करने का अपना एक खुद का ढंग होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? स्कीमा। इसके भी 2 पार्टों में बांटा गया है, व्यवहारात्मक स्कीमा और ज्ञानात्मक स्कीमा। उसके बाद आता है आपका आत्मीकरण। आत्मीकरण क्या होता है कि जब बच्चे के सामने कोई समस्या आती है तो उसका वो सॉल्यूशन कैसे करने की कोशिश करता है कि उसके मन में पहले से ही विद्यमान जो स्कीम होती है वो उसका प्रयोग करता है, वो होता है आत्मीकरण। उसके बाद है समायोजन। समायोजन में क्या आ जाएगा कि जब बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसका सॉल्यूशन कैसे करेगा कि उस स्कीम के अंदर जो उसके मन में पहले से ही कोई स्कीम है उसमें चेंज करने की वो कोशिश करता है, तो वो हो जाएगा हमारा समायोजन। उसके बाद आता है संतुलीकरण। संतुलीकरण में क्या होता है कि जब बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आई और वो उसके अंदर वो पहले वाली स्कीमा काम नहीं कर रही जो उसके मन में विद्यमान है, और वो उसमें क्या होगा कि बच्चे के मन में असंतुलन पैदा होता है, तो वो क्या करेगा, जो या तो फिर उस जो स्कीम है या तो नई स्कीम को विकसित करेगा या फिर जो पुरानी स्कीम है उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करता है। तो ये क्या होती है? हमारी संतुलीकरण की अवस्था। तो इसको हम इक्विलिब्रेशन या संतुलीकरण की अवस्था हम बोल देते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।